हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसिस एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट मुझे 2-3 स्टूडेंट के कॉल आए और उन्होंने बोला कि मैम कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा था लेकिन ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट को कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, तो मैं फिर से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आई थी। इसलिए मैं फिर से आपको आज के लेक्चर में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाऊँगी। तो जैसे कि आप कल तो पढ़ चुके हो, लेकिन आज एक रिवीजन हो जाएगा तो आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो ठीक है, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि हमने देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमको किसने बताया था, हर्ट्ज़ ने बताया था कि ऐसा कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके है। देन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है कि वो कैसा रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वैक्यूम में ट्रैवल करेगा कि नहीं, ये हमको किसने बताया था, लीनार्ड ने बताया था। और एक्चुअली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि मैंने आपको एक मूवी का एग्जांपल दिया था कि मूवी होती एक ही है लेकिन उसको लिखता कोई है, उसको डायरेक्ट कोई करता है और प्रोड्यूसर कोई और ही होता है। तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरीके के साइंटिस्ट जो लोग हैं उनका भी इसी तरीके से है कि कोई बस बोल के छोड़ देता है कि हाँ हाँ ऐसा इफ़ेक्ट है, देन उसके ऊपर रिसर्च कोई और करता है। जब आप खुद भी इंजीनियर्स बनोगे तो आप भी देखोगे कि कितने नए नए इन्वेंशंस हम कर सकते हैं, है ना। आप भी आगे जाके साइंटिस्ट बनोगे। होप मैं यही चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट में से कोई 4-5 स्टूडेंट अच्छे से साइंटिस्ट पोस्ट पे जाए। उनकी कुछ एक अलग ही दुनिया होती है। और बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं फिज़िक्स, ये एक अलग तरीके का फिज़िक्स है। मतलब जैसे कि आपने लेटेस्ट में देखा होगा, अभी सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ है, तो उसको लेके लोग बोल रहे हैं कि ये जो बंदा था ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। आप सोच सकते हो कि उसने 7th रैंक ली थी। 7th रैंक लेना भी बहुत बड़ी बात है। और उसको क्वांटम फिज़िक्स बड़ा पसंद था, स्पेस रिसर्च ये सब उसको बहुत पसंद था। तो हम जो पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं हम भी वही पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करें। तो जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, तो एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जो मैंने बताया था कि अपनी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ बची है फोटोन की, तो उसको भी आज हम देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक लाइट है और हमने क्या लिया है, मेटल का सरफेस। हमको क्या करना है कि लाइट को मेटल के सरफेस पे गिराना है। और ये बताया गया है कि जब हम लाइट को मेटल के सरफेस पे गिराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। उसमें से क्या इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बताया गया है कि जब हम लाइट गिराते हैं तो मेटल की सरफेस पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते, लेकिन किस तरीके से इजेक्ट होते हैं ये आज हमको देखना है। यहाँ पे देखो, मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट, यहाँ पे एक मेटल प्लेट है और मेटल की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो मेटल की प्लेट है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है और हमको लाइट को कहाँ इमिट करना है, मेटल के सरफेस पे गिराना है। हमको लाइट को कहाँ पे गिराना है, मेटल के सरफेस पे। तो चलो देखते हैं। अब लाइट के जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बेसिकली फोटोन बोलते हैं। तो अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो लाइट है। अब क्या बोला गया है कि लाइट को जब हम मेटल के सरफेस पे गिराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो मैं गिरा के देखती हूँ, ठीक है।
अरे इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट ही नहीं हुए। अब देखो कि मैंने इंटेंसिटी कितनी रखी थी 1। अब मैं क्या करती हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ाती हूँ। मानो कि मैंने इंटेंसिटी को 50% तक बढ़ा दिया, तो इसमें से और फोटॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। फोटॉन्स तो गिर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने क्या किया, और इंटेंसिटी को बढ़ाया, 80% कर दिया, और ज़्यादा फोटॉन्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए। अब चलो मैं देख लेती हूँ कि मैंने पूरे इंटेंसिटी को 100% कर दिया। मैंने इंटेंसिटी को 100% कर दिया, मतलब और इसमें से फोटॉन्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे। बड़े हटी है ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर ही नहीं आ रहे हैं इतना गिरने के बाद भी। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़े वीक है। ये कैसे हैं, वीक है। इनको बाहर लाने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। इसको बाहर लाने के लिए हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे कि आपको रिज़ल्ट लाना है तो आपको बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप रिज़ल्ट ला सकते हो, है ना। अगर आपको नीट और JEE को क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब मुझे यहाँ पे पता तो चल गया कि मैंने अगर इंटेंसिटी 100% भी कर दी फोटॉन्स की तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे और मेटल के सरफेस पे गिरेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो हमको उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, उनको बाहर लाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब मेरा ध्यान गया वेवलेंथ पे। अब मेरा ध्यान गया वेवलेंथ पे। आपको वेवलेंथ का एक पता है कि गामा, एक्सरे, देन यूवी रेज, देन वेबग्योर, देन इंफ्रारेड रेज, देन रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स। इस तरीके से होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपको पता है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो मेरा ध्यान गया वेवलेंथ पे। वेवलेंथ तो हमारी लगभग यहाँ पे थी, मतलब कैसी थी, इंक्रीज़ थी। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। इधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। तभी तो जो वेबग्योर है यही क्या है, हमारा विजिबल लाइट है। ये जो वेबग्योर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो हमारा वेबग्योर है यही क्या है, हमारा लाइट है जो विजिबल है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, जिसकी लैम्बडा कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि फोटॉन्स तो गिर रहे हैं मेटल की सरफेस पे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पास एनर्जी ही नहीं है। फोटॉन्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उस फोटॉन्स के पास एनर्जी नहीं है। तो हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी। और यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ hc/λ, तो क्या दिख रहा है कि एनर्जी और लैम्बडा का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एनर्जी ऑटोमेटिक कम होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो एनर्जी ऑटोमेटिक कम होती है। तो वेवलेंथ तो हमने ज़्यादा ले रखी है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा ताकि एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, वेवलेंथ को कम कर देती हूँ। अगर मैंने वेवलेंथ को यहाँ पे लाया तो देखो फोटॉन्स आना स्टार्ट हो गए। वाओ बढ़िया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने वेवलेंथ कम की तो क्या हो गया कि फोटॉन्स जो सरफेस पे गिर रहे हैं वो एनर्जी के साथ सरफेस पे गिर रहे हैं, और जो वीक इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको एनर्जी मिली इसलिए वो बाहर आ गए। जो वीक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिली इसलिए वो बाहर इजेक्ट हो गए। मतलब ये जो फिनोमिनन दिख रहा है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर आएंगे, जब तक लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जब तक फोटॉन्स नहीं गिरेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। मतलब ये फिनोमिनन आपको समझ गया कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होंगे, देखो कब, ejections of electron is depend on when the radiations of photon, when the radiations of low wavelength and high frequency when ejections of electron is depend on when the radiations of low wavelength and high frequency, क्या हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ पे गिरेगी, आर क्या हो गया, ejections of electron is depend on when the radiations of low wavelength and high frequency are किस पे गिरेगी, आर radiate on metal surface, then the weak electrons are ejected. These phenomenon called photoelectric effect. These phenomenon is called photoelectric effect. मतलब जब तक लाइट मेटल के सरफेस पे नहीं गिरेगी, लेकिन कौन सी वाली, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ जब तक मेटल के सरफेस पे नहीं गिरेगी तब तक वीक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, तब तक वीक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। होप आपको अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने फोटोन तो गिराए,
मेटल के सरफेस पे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं थी। उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे थे। इंटेंसिटी ज़्यादा थी मतलब क्या था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा थे। कैसे थे? ज़्यादा थे। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए क्या लगेगा? सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? वीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर आ गए? जब हमने वेवलेंथ को कम कर दिया। और जैसे कि हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे हम वेवलेंथ को कम करेंगे ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने वेवलेंथ को कम कर दिया एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जो फोटॉन्स गिर रहे थे वो एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस पे गिर रहे थे, और जैसे फोटॉन्स एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस पे गिरे तो जो अंदर वीक इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आना स्टार्ट हो गए। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि जब तक हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ फोटॉन्स को मेटल के सरफेस पे नहीं गिराएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। उसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है? वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड सफिशिएंट amount of energy which is called as work function. electrons required, देखो यहाँ पे electrons required sufficient और minimum भी बोल सकते हैं, और minimum amount of energy, electrons required sufficient or minimum amount of energy for the ejection called work function. समझ में आ गया आपको? यहाँ पे वर्क फंक्शन की भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, उस प्रोसेस को कहा गया है वर्क फंक्शन। अभी मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब जो हमारा रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन बची थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने क्यों बताया था कि ये बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब तक आप ये वाला इफेक्ट नहीं समझते थे आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आ सकती थी। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पहले देख लिया था कि स्पीड जो है वो 3 × 10⁸, देन एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, मोमेंटम का फॉर्मूला p/λ। एनर्जी के पैकेट्स को ही क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। एनर्जी का पैकेट छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी ट्रैवल हो रही है, छोटे छोटे पैकेट्स में वेव ट्रैवल हो रही है, विच इज़ कॉल्ड एज फोटोन। अब ये 3 आपने नहीं देखे, ये 3 नए हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो मास है, अब साइंटिस्ट ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को बनाया तब वो मास को डिफ़ाइन नहीं कर पाए। उनके पास मास को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ पक्का सबूत ही नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला इसमें कि जो मूवेबल मास है, जो मूविंग मास है,
हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ उन्होंने इसमें क्या कंडीशन बताई कि जो मास रेस्ट पोजीशन में है उसकी वैल्यू 0 कंसीडर करना है। जो मास रेस्ट पोजीशन में है उसकी वैल्यू को 0 कंसीडर करना है। मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। समझ में आ गया? मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जो मूवेबल मास है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे जो रेस्ट मास है, जो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन मतलब मैं कैसी हूँ अभी? रेस्ट हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिल नहीं रही हूँ, रेस्ट पोजीशन पे खड़ी हूँ। तो रेस्ट मास की जो वैल्यू है वो हमको 0 लेना है। ठीक है। देन उसके बाद देखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज। बराबर है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने इंटेंसिटी को 1 से लेके 100 किया तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरने लगे। वही यहाँ पे कहा है, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज but increase of each photon but the energy of each photon does not change। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आना स्टार्ट होंगे, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी कब बढ़ेंगी? जब आप वेवलेंथ को कम करोगे। एनर्जी कब बढ़ेगी? जब आप वेवलेंथ को कम करोगे तभी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दिया है 5th नंबर का, वहाँ पे यही समझाया है कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डज नॉट चेंज। बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डज नॉट चेंज मतलब इंटेंसिटी और जो एनर्जी है उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम कितने भी इंटेंसिटी से फोटोन बढ़ाओ एनर्जी नहीं बढ़ेगी, जो नॉर्मल उनकी पहले थी उतनी ही रहेगी। एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। 6 देखो, on collision between a photon and a matter particle are perfectly elastic, are perfectly elastic। क्या कहा है? on collision between a photon and a matter particle are perfectly elastic मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। मतलब जितनी इनिशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी उतनी ही फाइनल की वैल्यू रहेगी। कहाँ पे? ऑन कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। उसी तरीके से इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो रहेगी वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था 5th नंबर का, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। मानो कि अपने घर में एक बल्ब है। ठीक है, मानो कि अपने घर में एक बल्ब है। ठीक है, और एक और दूसरा बल्ब है, और एक दूसरा बल्ब है। दोनों मानो येलो कलर के हैं। दोनों क्या लिए मैंने? येलो कलर के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये 50 वाट का है और ये जो है ये 100 वाट का है, लेकिन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है। दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है। समझ में आया? मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 बल्ब लिए, ये 2 बल्ब लिए मैंने। ठीक है, दोनों बल्ब येलो कलर के हैं। एक
जो है वो 50 वाट का है और दूसरा जो है वो 100 वाट का है, लेकिन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम वेवलेंथ है, दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम वेवलेंथ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो 50 वाट और 100 वाट वाला है, तो 100 वाट में से पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, फोटॉन्स ज़्यादा आएंगे एज कंपेयर टू 50 वाट, लेकिन एनर्जी दोनों की सेम ही होंगी क्योंकि वेवलेंथ सेम है, किसी की ज़्यादा नहीं किसी की कम नहीं, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी भी किसी की ज़्यादा किसी की बड़ी नहीं होगी। अगर कहा जाता कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके पास कम एनर्जी होती, और अगर बोला जाता कि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहती। ये जो वाट दिया है दैट इज़ अ इंटेंसिटी, ये क्या है उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया सब कुछ। यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है फोटोन की वो भी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन थे उसमें हमने इतनी प्रॉपर्टीज़ तो देख चुकी थी, और आज जो हमने देखा उसमें आपको क्या बताया गया कि जो मास है उसको डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए जो रेस्ट मास है, जो स्टेबल है, जो हिल डुल नहीं कर सकता, जो मूवेबल नहीं है, उसकी वैल्यू हमको कितनी लेना है, 0 कंसीडर करना है। और देन फिर क्या बताया गया कि जितनी इंटेंसिटी के साथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की इंटेंसिटी आप जितनी भी ज़्यादा बढ़ा लो तो सिर्फ क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी उतनी ही रहेगी, जितनी भी इंटेंसिटी आप बढ़ा लो सिर्फ क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी उतनी ही रहेंगी, एनर्जी नहीं बढ़ेंगी। एनर्जी कब बढ़ेगी, जब वेवलेंथ पे कुछ इफेक्ट आएगा। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देन क्या है, ऑन कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, उसी तरीके से इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, होप कि आज आपको पूरा क्लियर हो गया। कल का जो वीडियो था वो क्लियर नहीं आ रहा था, एक्चुअली मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि यार वीडियो क्लियर नहीं आया है, बच्चे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। तो मैंने भी पहले ही डिसाइड कर लिया था घर पे कि मैं आज का वीडियो फिर से बनाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन 1-2 स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस और कॉल भी आए कि मैम वीडियो क्लियर नहीं आया है, तो आप इस पोर्शन को रिपीट करिए। ओके, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो बिंदास। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। ओके, चलो बाय।